भाई मैंने टिकट ले लिया है। बागोर की हवेली का टिकट के लिए मुझे देने पड़े 60 रुपीज़ पर हेड। मैंने बागोर की हवेली को विज़िट करने के लिए अपना टूर गाइड हायर किया है। भैया अपना नाम बताओ, क्या नाम आपका? मेरा नाम यूसुफ पठान। यहाँ पे बागोर की हवेली के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा गया है। इसको यहाँ पे हिंदी में लिखा गया है। इस हवेली में लगभग 138 कमरे हैं। तो प्रेजेंट टाइम में 90 कमरों के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का ऑफिस चल रहा है। बाकी के 40 कमरों को रेनोवेट करके एक हेरिटेज म्यूजियम में कन्वर्ट किया है। हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है उदयपुर सीरीज़ में। और इस सीरीज़ में आज हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं बागोर की हवेली। भाई मैंने टिकट ले लिया है। बागोर की हवेली का टिकट के लिए मुझे देने पड़े 60 रुपीज़ पर हेड। मैंने बागोर की हवेली को विज़िट करने के लिए अपना टूर गाइड हायर किया है। भैया अपना नाम बताओ, क्या नाम आपका? मेरा नाम यूसुफ पठान। और मैं दोनों मिल के बागोर की हवेली को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए चलते हैं इसको एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ पे बागोर की हवेली के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा गया है। इसको यहाँ पे हिंदी में लिखा गया है। आप वीडियो पॉज करके पढ़ लेना, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे है बागोर की हवेली का मॉडल, आप देख सकते हो। इसको यहाँ पे शीशे से बनी फ्रेम में रखा गया है। बागोर की हवेली लगभग 270 साल पुरानी हवेली है। इसको 1751 में महाराणा जगत सिंह ने अपने प्रधानमंत्री के निवास स्थान के लिए बनाई थी। और जब प्रधानमंत्री का देहांत हुआ तो उनके परिवार में कोई पुत्र और वारिस नहीं था। तो ये हवेली महाराणा नाथ सिंह जी, जो महाराजा के छोटे भाई थे, उनके पॉलिटिकल पावर के अंदर आई। उसके बाद इस हवेली के अंदर 4 महाराणाओं का बचपन बीता है, जिसमें महाराणा सरदार सिंह, स्वरूप सिंह, शंभू सिंह और महाराणा सज्जन सिंह जी। इस हवेली में लगभग 138 कमरे हैं। तो प्रेजेंट टाइम में 90 कमरों के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का ऑफिस चल रहा है। बाकी के 40 कमरों को रेनोवेट करके एक हेरिटेज म्यूजियम में कन्वर्ट किया है। तो ऐसी उदयपुर शहर में 148 हवेलियां हैं। लेकिन इस हवेली के आर्किटेक्ट का जो मेन अट्रैक्शन है, हमारे पीछे बना ये जो वॉल स्ट्रक्चर है, ये 1 पीस ऑफ सैंडस्टोन से बनाया था। तो आप थोड़ी कल्पना करो, मोर देन 20 एलिफेंट इस चट्टान को यहाँ लेके आए। फिर आर्टिस्ट और क्राफ्टमैन ने इसको हैमर और चेसिल से क्राफ्ट किया। तो नीचे बनाया कमल का फूल, फिर उसकी पंखुड़ियों पे पानी के फंवारे, और खिड़की के अंदर उनकी कुलदेवी का मंदिर रखा। तो जब कभी उनके अतिथि गेस्ट वगैरह यहाँ विज़िट करते, पानी के फंवारे बिना इलेक्ट्रिसिटी पावर के चलते। हमारे राजस्थान में हवेली और पैलेस में अंदर एंट्री और एग्ज़िट होने के लिए 3 अलग अलग रास्ते होते हैं। एक रास्ता सिर्फ लेडीज़, उनके रेस्पेक्ट, सिक्योरिटी, सेफ्टी के लिए, एक मर्दों के लिए, और एक सिर्फ नौकर और चाकर के लिए, टू प्रोवाइड क्विक एंड फास्ट सर्विस। इस हवेली के एक छोटे स्टूडियो में हमारे पास क्लासिकल म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स का एक बहुत ही शानदार कलेक्शन है, जिसमें नीचे कारपेट पे आप देख रहे हो रुद्रवीणा रखी हुई है और उसी के ऊपर तानपुरा सितार रखा हुआ है। बाहर की तरफ पाखीजा, मृदंग, ढोलक, तबला, अलग अलग तरह की बांसुरी, शहनाई, नगाड़े, सारंगी। तो जब कभी इस परिवार के अंदर किसी तरह का सांस्कृतिक प्रोग्राम होता, या किसी का जन्मदिन सेलिब्रेट करते, या कोई तीज त्यौहार होता, शादी ब्याह का मौका होता, तो उनके मनोरंजन के लिए, रात्रि जागरण, भजन कीर्तन के लिए इन म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स को गाया और बजाया जाता था। इस हवेली के डिस्प्ले में रखे हुए कुछ बड़े बर्तन हैं जो परिवार के लिए ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर पकाने में काम आता था। कुछ लोहे के हैं, कुछ विभिन्न अलग अलग धातुओं के हैं, जिसमें पीतल भी है, ब्रास भी है, और तांबे के भी कुछ बर्तन रखे हुए हैं। तो सपोज़ ये जो बड़ा बर्तन है, इसके अंदर जो है उनके लिए वेजिटेबल पुलाव बनाया जाता था, और सेम क्वालिटी का खाना जो है उनके नौकर चाकर को भी दिया जाता था, और सेम क्वालिटी का खाना परिवार और उनके घर आए मेहमानों को भी सर्व होता था। क्योंकि इतिहास में कई जगह जो है नौकर और चाकर को मंथली वेतन, मंथली सैलरी नहीं मिलती थी, उनको सेम क्वालिटी का खाना मिलता था, कपड़े मिलते थे, रहने के लिए उनको घर दिया जाता था। और जो नौकरानी दासी बेस्ट सर्व करती थी, तब रानी उनको एवरीडे उनके कुल देवता, कुल देवी के बिहाफ पे चांदी का सिक्का या इस तरीके से कोई पुरानी चांदी की अंगूठी उनको हर रोज़ जो है वो गिफ्ट में देती थी।
ये आइडल और प्रतिमा रखा है हमने ईसर गणगौर शिव और पार्वती को। होली के बाद चैत्र नवरात्रा में यहाँ गणगौर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। एंड ऑफ फेस्टिवल हम इन्हें लेक में विसर्जन नहीं करते, क्योंकि हिंदू बिलीव करते हैं शिव अपने आप में महाकाल हैं और हिंदू धर्म में देवी देवताओं का विसर्जन नहीं होता, सिर्फ उनकी शोभा यात्रा निकलती है जिसे सभी वर्ण के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और अभी 7 जुलाई को इस वर्ष जो है हम जगदीश मंदिर से विष्णु भगवान की रथ यात्रा निकालेंगे और ऐसा ही एक जो फंक्शन है वो ओडिशा के अंदर पुरी में होगा। मेरे पीछे देख रहे हैं ये इस हवेली में कृष्ण भगवान का मंदिर है। इस मंदिर में अभी पूजा नहीं होती क्योंकि इसकी ओरिजिनल मूर्ति लास्ट परिवार अपने साथ यहाँ से बागोर ले गया। ये इस हवेली में कृष्ण भगवान का मंदिर है जिसमें पूजा नहीं होती, इसको संग्रहालय में कन्वर्ट किया गया है। मूर्ति की जगह हमने श्रीनाथ जी की पिछवाई एक सांकेतिक फ़ोटो और फ्रेम यहाँ पे रखी हुई है। जब कभी इस हवेली की रानी राजकुमारी इस मंदिर में आती है, रानी स्वयं पंखा करती, अपनी रॉयल सर्विसेज जो होती थी वो अपने इष्ट देवताओं को खुद सर्व करती थी। बाहर एक बड़ा मर्तबान रखा हुआ है जिसमें गंगा जल रखा जाता, जो देवी देवताओं का प्रसाद बनाने में, भोग लगाने में, उसमें उसको यूज़ किया जाता। मेरे राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हो 270 साल पुराना विष्णु भगवान लक्ष्मी का मंदिर है। आज भी इस मंदिर में हर रोज़ सुबह 7 बजे पूजा होती है और हर शनिवार इनका श्रृंगार डेकोरेशन यहाँ आने वाले पुजारी काका चेंज करके जाते हैं और वही पुजारी काका आते हैं जिनके दादा परदादा इस हवेली के अंदर अलग अलग देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। तो जब कभी इस हवेली की रानी राजकुमारी कोई शुभ काम करने, कोई चैरिटी डोनेशन करने के लिए इस रास्तों से बाहर निकलती तो उनके स्वागत के लिए उनके ऊपर पुष्प वर्षा इन खिड़कियों से हुआ करती थी। जब कभी इस हवेली में कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम, तीज त्यौहार होता तो पूरे परिवार के मनोरंजन के लिए एक डांस कॉन्सर्ट नीचे आंगन में होता। इस हवेली के राज दरबार उस खिड़की में बैठते, रानी को इस खिड़की पे बिठाते। जितने भी उनके मर्द गेस्ट होते वो नीचे वाले गलियारों में सॉफ्ट कुशन्स, कारपेट, गद्दे के ऊपर बैठते और रानी की सगी सहेलियाँ, सिस्टर्स, रिलेटिव्स ये ऊपर वाले कॉरिडोर्स में बैठती, यहाँ कारपेट पे और छोटी छोटी खिड़कियों से डांस देखती ताकि उनका घूंघट और पर्दा बना रहे। अभी हम इस हवेली की ऊपर रूफटॉप छत के ऊपर खड़े हैं जहाँ से एक पैनोरामिक व्यू को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। मेरे पीछे जो आप लेक देख रहे हैं इसका नाम है लेक पिछोला। उदयपुर शहर को 1559 में 1559 के अंदर राणा उदय सिंह जी ने उदयपुर शहर को मेवाड़ का कैपिटल डिक्लेयर किया और अपने राजमहल की नींव लेक पिछोला के किनारे रखी। तो जो पुराना शहर बसा हुआ है वो लेक पिछोला के किनारे ही बसा हुआ है, क्योंकि उदयपुर शहर में ऐसी ही 7 मेन मेड आर्टिफिशियल लेक्स हैं और हर लेक्स को अलग अलग राजाओं ने बनवाया है। तो यहाँ बरसात और मानसून सीज़न में जब बहुत तेज़ बरसात होती है, हैवी रेनफॉल होता है, तो सामने दूर दूर अरावली पहाड़ों से एक नदी फ्रेश वाटर लेके पिछोला में आती है और यहीं से पानी 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th लेक में जाता है और फाइनली हम इसको एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं। तो मेरे पीछे लेक पिछोला के अंदर आप देख रहे हैं ताज लेक पैलेस, ये जो वाइट बिल्डिंग नज़र आ रही है। फिर इस तरफ जो बड़ी खिड़कियाँ जिसमें हरी घास और लगी बड़ी बड़ी खिड़कियाँ लगी हुई है, ये स्ट्रक्चर जो था पानी के बीच में, ये स्टेट टाइम का एक शाही रॉयल पवेलियन था। जब कभी रिलीजियस फेस्टिवल होते तो इस शाही मंडप में राजमाता, रानी, सखी सहेलियाँ बैठती और इस गणगौर घाट पे होने वाले रिलीजियस फंक्शंस, फेस्टिवल्स को अटेंड करती। अब हम इस हवेली के अंदर लेडीज़ अपार्टमेंट यानी जनाना महल में खड़े हुए हैं। तो इस हवेली के छोटे और बड़े कमरों में हमने राजपूत शाही परिवार की लेडीज़ का जीवन शैली, उनके रीति रिवाज इस हवेलियों में कैसे होते थे वो इस संग्रहालय में हमने डिस्प्ले भी करे हैं और उसके बारे में हम छोटी छोटी जानकारी भी आगे आपको बताएंगे। जिसमें फर्स्ट चैम्बर जो हम देख रहे हैं वो इस हवेली का बैठक, रिसेप्शन, वेलकम रूम और सिटिंग रूम था। आसपास की हवेलियों से जब उनकी रिलेटिव, सिस्टर्स, फ्रेंड्स वगैरह आती थी, सारी लेडी यहीं बैठती थी। उनके पास सोफ़ा, टेबल, चेयर और फर्नीचर नहीं था। पूरे रूम में कारपेट लगता, सॉफ्ट कुशन्स, मैट्रेसेस लगाए जाते। गर्मी के दिनों में ये पंखे चलते जिसे एक नौकरानी और दासी बाहर बैठ के डोरी खींचती, पंखा चलता। उनके पास इलेक्ट्रिसिटी और पावर नहीं था, तो जिन कमरों में मैक्सिमम सनलाइट अंदर आती उनकी खिड़कियों के ऊपर वो रंगीन, कलरफुल और ग्लास लगाते। हर छोटे कमरे को, चैम्बर को अलग करने के लिए यहाँ बैम्बू ग्रास के कर्टन लगे हुए थे। तो आप थोड़ी कल्पना कीजिए, अगर ये रानी
2 बार क्लैप, तब नौकरानी अंदर आती, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज सर्व करती। और जब ये रानी एक बार, तो दासी और नौकरानियों को बाहर बैठना होता। हवेली के झरोके में हम खड़े हुए हैं। ये छोटा झरोका है, पीछे जो लकड़ी की छोटी छोटी सी खिड़कियां हैं, इनको खोलने पे नीचे स्ट्रीट का बाज़ार जो है, मार्केट दिखता था। तो हम कह सकते हैं कि रानियों की जो विंडो शॉपिंग होती थी वो इन्हीं खिड़कियों से होती थी। फिर यहाँ एक छोटा गेम जोन है जो उन रानियों के, उन लेडीज़ के एंटरटेनमेंट के लिए एक छोटा गेम जोन था, जिसमें पासा और चौपड़ रखा है। सामने सांप सीढ़ी का खेल, जिसको हमने नया रंग रोगन करके, रेनोवेशन करके यहाँ रखा है। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में हम एक कलरफुल चेस बोर्ड, शतरंज देख रहे हैं। मेरे पीछे यंग प्रिंस और प्रिंसेस को एजुकेट करने के लिए प्ले कार्ड्स रखे हुए हैं, जिसे गंजीफा ताश भी बोला जाता है। बहुत से लोग इसको पहचानते जानते हैं। रानी जब कभी कोई लिटरेचर, इतिहास, कोई पोइट्री लिखती, कोई लेटर लिखती, तो उनके लिए पेन स्टैंड, कलमदान, इंक पॉट, पेपर राइटर ये सामने रखा हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी पावर उनके पास नहीं थे, क्रिस्टल के लैंप थे। मेरे राइट साइड की विंडो में आप देख रहे हैं, ये रानियों की पोशाक आप यहाँ पे देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर सिल्क के ऊपर जरी का काम किया हुआ है, जो बनारस के आर्टिस्ट उदयपुर शहर में आकर के उनके लिए स्पेशल पोशाक, ड्रेस वगैरह बनाई जाती थी, जो 30 त्योहारों पे पहनी जाती थी, जिसमें दिवाली, होली, जो हमारे बड़े फंक्शंस वगैरह आते हैं उसके अंदर। एक मेकअप बॉक्स सामने की तरफ रखा हुआ है, परफ्यूम, इत्र वगैरह यहाँ रखे हुए हैं, लकड़ी के कंघे, काजल, सुरमा और जो भी उनके कुमकुम, सिंदूर वगैरह होते थे, ये सब चांदी के अंदर रखा जाता है। यहाँ से सीक्रेट पैसेज, अलग अलग शयन कक्ष यानी कि स्लीपिंग रूम को जाके कनेक्ट करते। जो रानी पहले उठती वो नहाती, मेकअप रूम में जाती, गेस्ट को अटेंड करती। तो आर्टिस्ट कल्पना कर रहा है, इसकी दीवारों पे आप देखोगे एक पेंटिंग बनी हुई है कि किस तरीके से रानी को जो है पेडिक्योर किया जाता था, चांदी का हुक्के में उनको जो है हुक्का परोसा जाता था। यहाँ मुल्तानी मिट्टी में उनको बॉडी पैक, फेस पैक, ब्यूटी पैक्स लग रहे हैं, और रानी का 16 श्रृंगार भी ऐसे ही होता था। ये वही यंग आर्टिस्ट हैं जो कोविड-19 के अंदर इस संग्रहालय के अंदर उन्होंने सुंदर सी वॉल पेंटिंग बनाई है। और इसी आर्टिस्ट के दादा परदादा, राजा महाराजाओं के लिए दीवारों के ऊपर किस तरीके से ये पेंटिंग बनाते थे। ये सारी नेचुरल पेंटिंग्स हैं जो इस हवेली में लगभग 70 से 80 साल पुरानी पेंटिंग्स हैं। आजकल रोज़ शाम को 7 बजे यहाँ एक सांस्कृतिक प्रोग्राम और डांस म्यूज़िक का एंटरटेनमेंट होता है टूरिस्ट के एंटरटेनमेंट के लिए। नीम के पेड़ के नीचे हमने एक शेड लगाया है, क्योंकि मानसून सीज़न के अंदर ये टेम्पररी शेड लगाना ज़रूरी है, जहाँ टूरिस्ट का एंटरटेनमेंट हो सके। लेकिन आप कल्पना करिए, इस हवेली की जो राजपूत लेडीज़ थी, घूंघट पर्दा करती थी, तो सुबह उनका योगा, मेडिटेशन सूर्योदय से पहले उस खुले आंगन में होता, और उनकी स्पिरिचुअल एक्सरसाइज के बाद उन लेडीज़ के लिए एक छोटा सा स्विमिंग पूल बनाया था, जिसे सप्ताह में एक बार नौकरानी बहुत सारी वाटर बकेट लेके आती, इस पूल के अंदर पानी भरती, और इस पूल का पानी जब कभी यहाँ से बाहर ड्रेन करते, वो सारे पानी के फंवारे बिना इलेक्ट्रिसिटी पावर के, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसी पानी से चल रहे थे। इस हवेली के संग्रहालय में हमने 3 राज्यों की पगड़ियों का कलेक्शन रखा है, जिसमें राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये इस हवेली में संभवतः इंडिया की सबसे बड़ी पगड़ी का एक मॉडल है, जिसे कोई राजा जागीरदार नहीं पहनता, क्योंकि इतिहास में आप जानते हैं पगड़ी से ही पहचान होती थी मर्द कहाँ से रहने वाला है, क्या उसका वर्ण है, क्या उसकी जाति है, क्या उसका काम धंधा है और कहाँ से वो बिलोंग करता है। हमारे मेवाड़ की अमर शाही पगड़ियाँ जो थी वो ऐसी केसरिया पाग हुआ करती थी। 30 त्योहारों पर राज दरबार जो है केसरिया पाग पहनते। हमारे राजस्थान में दूध बेचने वाला जो गुर्जर है उसकी पगड़ी आपके सामने है। कलर बदल सकता है, बांधने का तरीका यही रहेगा। गाय, भेड़, बकरी, ऊँट चराने वाले रायका रेबारी हमारे राजस्थान स्टेट के, और उसी तरीके से खेत खलिहानों में काम करने वाला डांगी किसान। फिर राजस्थान के जो अलग अलग भौगोलिक रीजन हैं, जिसमें शेखावटी रीजन की पगड़ियाँ हमने अलग अलग वर्ण की यहाँ पे रखी है। तो मेरे राइट हैंड साइड में ये पगड़ी पूना के ब्राह्मण पेशवा पहना करते थे। शिंदे शाही पगड़ी आपके सामने रखी हुई है। इसी तरीके से छत्रपति महाराज शिवाजी की पगड़ी हम यहाँ देख रहे हैं। वासुदेव की पगड़ी जो महाराष्ट्र के वासुदेव हैं, और ये पठानों की पगड़ी जो है वो सामने दिख रही है। इसी तरीके से गुजरात में देखेंगे हम, गुजरात में राजकोट, काठियावाड़ सफ़ेद पगड़ी, जामनगर, जूनागढ़, भावनगर,
और जो बड़ौदा के गायकवाड़ थे, सियाजी राव गायकवाड़, जो मराठाओं के डिसेंडेंट्स थे, उनकी पगड़ी सामने रखी है। गुजरात के जैन महाजन लोगों की पगड़ी यहाँ है। गुजरात में सोयाबीन, सरसों, मूंगफली के तेल निकालने वाले तेली की पगड़ी। अब चलते हम लोग घूमने के लिए शास्त्रागार। आप लोगों को दिखाता हूँ इस शास्त्रागार में आप लोगों को देखने के लिए क्या क्या मिलेगा। यहाँ पे सबसे पहले महाराणा स्वरूप सिंह, उनका शासनकाल कब से कब तक रहा और उनके राज में कौन सा वेपन यूज किया जाता था, नीचे मेंशन है। और यहाँ पे है महाराणा सरदार सिंह, उनका शासनकाल कब से कब तक रहा और उनके राज में कौन से वेपन यूज किया जाता था, यहाँ पे मेंशन है। महाराणा सज्जन सिंह का शासनकाल कब से कब तक रहा और उस समय उनके राज में कौन सा वेपन यूज किया जाता था, यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे महाराणा प्रताप का शस्त्रागार एक तरह से कह सकते हैं है, उनके राज में कौन कौन से वेपन यूज किया जाता था वो यहाँ पे मेंशन है। ये है शाही गाथा। यहाँ पे बहुत सारे राजा महाराजा का स्टैचू आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे है महाराजा राव जोधा जोधपुर, उनका शासनकाल कब से कब तक रहा। यहाँ पे है महाराणा प्रताप, उनका शासन काल कब से कब तक रहा। यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज, उनका शासन काल कब से कब तक रहा। यहाँ पे बहुत सारे राजा महाराजाओं के स्टैचू लगाया गया है और यहाँ पे उनके राज्य का प्रत्येक चिन्ह है। जैसलमेर स्टेट का ऊपर है, जोधपुर का नीचे है, मराठा का यहाँ पे आप लोग देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर मेवाड़ स्टेट का है। यहाँ पे उस समय किस स्टेट का क्या फ्लैग हुआ करता था वो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ऊपर है जैसलमेर का फ्लैग, नीचे है जोधपुर स्टेट का फ्लैग और यहाँ पे है मेवाड़ स्टेट का फ्लैग, यहाँ पे है मराठा स्टेट का फ्लैग, जयपुर स्टेट का फ्लैग वहाँ ऊपर है, बूंदी स्टेट का फ्लैग यहाँ पे है, बड़ौदा स्टेट का यहाँ पे है, किशनगढ़ का ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा, बीकानेर का यहाँ का कच्छ का आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आई होप ये ब्लॉग आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा देता है कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते एक नए ब्लॉग में। आप लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद मेरा ब्लॉग देखने के लिए।